नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम और उभरते हुए आयामों के संदर्भ में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के विविध रूप कौन कौन से हैं और वे कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। आज हम लोग अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह है प्राकृतिक संसाधन के विषय में। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और इसके रूप कौन कौन से हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन यानी वे प्रकृति जन्य संसाधन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं, उन सभी संसाधनों को, उन सभी पदार्थों या तत्वों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले वे सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिनके अभाव में जीव जंतु मानव जाति के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, वे सभी प्राकृतिक पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हवा, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जैसे कि विभिन्न ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि मृदा, जैसे कि जल, ये सभी ऐसे संसाधन हैं जिनके बिना हम न तो जी सकते हैं और न ही विकास कर सकते हैं। तो इन सभी संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य व जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न रूपों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे जल संसाधन, खनिज संसाधन। फिर खनिज संसाधन के अंतर्गत उसको दो रूपों में पढ़ेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर हम लोग अध्ययन करेंगे वन संसाधन का, तत्पश्चात खाद्य संसाधन का, फिर हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा संसाधन का और फिर हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा संसाधन का। और ऊर्जा संसाधन को भी दो रूपों में पढ़ेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में ये 6 प्राकृतिक संसाधनों के रूप बताए हैं, जिसके अंतर्गत जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, खाद्य संसाधन, मृदा संसाधन और ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जल संसाधन का और खनिज संसाधन का, जिसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जल संसाधन के विषय में। यानी जल एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है, एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल जीवन का आधार है और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। यानी जल के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु या कोई भी वनस्पति अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो जल हमारे जीव जगत का आधार है और न केवल हमारे जीवन का आधार है, अपितु जब से मानव विकास करने लगा है तब से उसके विकास का साथी रहा है जल। इसी का परिणाम है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उनका विकास हुआ है वह नदियों के किनारे हुआ है। चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वह चीन की सभ्यता हो और चाहे भारत की सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। इनके अवशेष हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो इस अमूल्य संसाधन के बारे में हमें जानना आवश्यक हो जाता है कि यह किस रूप में पृथ्वी पर अवस्थित है। देखो बच्चों, आप लोगों के सामने ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, उसके अंतर्गत अर्थ वाटर सप्लाई यानी पृथ्वी पर जो पानी का जो रेशियो है वह कितना किस रूप में अवस्थित है उसे दर्शाया गया है। जो हल्के नीले कलर के अंतर्गत 97% जो जल की मात्रा है वह साल्टी वाटर है, यानी लवणीय पानी है, खारा पानी है, जो महासमुद्रों के अंतर्गत अवस्थित है, समुद्रों के अंतर्गत अवस्थित है, जिसे हम लोग उपयोग में नहीं ले सकते। इसी प्रकार से जो 2% हरे कलर में दिखाई दे रहा है वह है आइस, यानी हिमखंडों के रूप में अवस्थित है, जो ग्लेशियरों के रूप में ध्रुवों पर जमा है। इसी प्रकार से 1% जल जो फ्रेश वाटर है, यानी जो शुद्ध पानी है,
वह हम उपयोग करते हैं, जिसे हम विभिन्न कार्यों के अंतर्गत, चाहे वह दैनिक गतिविधियां हो, बिजली बनाना हो, मछली पालन हो, कृषि कार्य में सिंचाई करना हो या पशुपालन संबंधी अन्य कोई कार्य हो, उन सभी में इस 1% जल का उपयोग करते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जल कितनी अल्प मात्रा में है, कितनी न्यून मात्रा में है। यदि पृथ्वी के संपूर्ण जल को हम लोग 1 गैलन मान लें तो शुद्ध जल है उसकी मात्रा 1 चम्मच जल के समान है। तो सोचिए, विचार करिए कि जल कितनी कम मात्रा में है, जनसंख्या के अनुपात में कितनी कम मात्रा में है। जैसा कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि शुद्ध जल है पृथ्वी पर 100% जल में 1% जल शुद्ध जल है और जिसका हम विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों ऐसी गतिविधियां संपादित करते हैं जिनके अंतर्गत जल की आवश्यकता होती है। हमारे कल कारखाने हैं, हमारे बिजली निर्माण है, हमारे दैनिक कार्य है, हमारे मत्स्य पशुपालन कार्य है, या यूं कहें कि सिंचाई या कृषि कार्य है, वे सभी जल के बिना संपादित नहीं हो सकते। तो आवश्यकता किसकी है? जल के संरक्षण की आवश्यकता है। जल उपयोग करना चाहिए, जल का उपभोग करना चाहिए, लेकिन जल हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ऐसा अमूल्य संसाधन है जो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। भूमिगत जल का स्तर कम होता जा रहा है और हम लोग इसे व्यर्थ बहाते रहते हैं और ऐसे कार्यों में भी उपयोग करते रहते हैं शुद्ध जल को, जिसके लिए हम अशुद्ध जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आवश्यकता किस बात की है? जो जल हम उपयोग करते हैं उसका उसे इस प्रकार से रिसाइकलिंग करना चाहिए कि उस जल का पुनः प्रयोग किया जा सके या अन्य किसी कार्यों में, जैसे खेती के कार्य में या बागवानी के कार्य में उसका उपयोग किया जा सके। जल की अधिकता भी और जल की न्यूनता भी दोनों ही मनुष्य के लिए घातक होती है, दोनों ही प्रकृति के लिए घातक होती है। यानी जब बाढ़ आ जाती है तब और अकाल पड़ता है तब, दोनों ही स्थितियों के अंतर्गत जल हमें परेशान कर देता है। बाढ़ में जल की अधिकता हो जाती है और अकाल में जल की न्यूनता हो जाती है। इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि 2013 में जब उत्तराखंड के अंतर्गत बाढ़ आई तो उस विभीषिका के अंतर्गत 5000 से अधिक व्यक्ति मर गए। गांव के गांव खाली हो गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, इतने ही लोग लापता हो गए। तो इस प्रकार से जल की जब विभीषिका होती है बाढ़ के रूप में, तब भी वह हमें आतंकित कर देती है, परेशान कर देती है। और जब जल की कमी होती है, जिसका उदाहरण हम लोग 1956 के छपनिया अकाल के रूप में जान सकते हैं, जिसकी कहानी और चर्चे हम लोग अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से जल की अधिकता और न्यूनता दोनों ही परेशानी देह है, परेशान करने वाली है। तो आवश्यकता है कि जो भी जल पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका संरक्षण किया जाए और जल का कम से कम दोहन किया जाए और जल का दुरुपयोग नहीं किया जाए, जल को व्यर्थ बहने नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार से जल एक अमूल्य संसाधन है। अगली हम चर्चा करते हैं खनिज संसाधन के संदर्भ में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। खनिज, आप लोगों ने 6ठी क्लास से ही अपनी क्लासेस में सुना होगा कि खनिज इस रूप में प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से उनकी खुदाई होती है और इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया तो नहीं है, बस इसी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि खनिज संसाधन क्या होता है। देखो, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, फिर भी मैं चर्चा करती हूँ कि वे सभी संसाधन जो जमीन से खोद कर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है और इनकी खोदने की क्रिया को खनन कहा जाता है। यानी भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों को खनिज संसाधन कहा जाता है और इन्हें जमीन से खोदने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। और इस खनन के पश्चात इन पदार्थों को हम लोग उपयोग योग्य बनाते हैं विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। यानी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा खनिजों को शुद्ध किया जाता है और तत्पश्चात इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो खनिज है वह प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है हम सभी के लिए, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत करते हैं।
और खनिज संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक बहुमूल्य संपदा है, बहुमूल्य संसाधन है। जो देश खनिज संसाधन से समृद्ध होते हैं वे आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं, समृद्ध होते हैं। और यदि विश्व के कुल व्यापार की बात की जाए तो उसमें 40% व्यापार खनिज संसाधन से संबंधित होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि खनिज संसाधन के विभिन्न रूप क्या हैं। देखो, खनिज संसाधन मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है। एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तत्पश्चात प्रयोग लिया जाता है, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जिसके अंतर्गत जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि सभी पदार्थ आते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज जिन्हें मूल रूप में ही प्रयोग में लिया जाता है, यानी उनका कोई परिष्कार नहीं किया जाता, उनकी कोई शुद्धिकरण नहीं की जाती, उन्हें मूल अवस्था में ही प्रयोग में लिया जाता है। वे सभी खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत एस्बेस्टास, चीनी मृत्तिका, जिसे चीनी मिट्टी हम लोग कहते हैं, ऐसे उष्मारोधी खनिज होते हैं। इसी प्रकार से पन्ना जैसे बहुमूल्य पत्थर होते हैं, चूना पत्थर, नमक जैसे रासायनिक खनिज होते हैं, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और आदि इमारती पत्थर होते हैं। वे सभी अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। यानी खनिज संसाधन मुख्य रूप से 2 रूपों के अंतर्गत होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिन्हें जमीन से निकालने के पश्चात भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है और परिष्कार के पश्चात ही उनका प्रयोग किया जाता है। और अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनका प्रयोग मूल रूप से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान भी खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, जहाँ पर जस्ता, सीसा, लिग्नाइट, संगमरमर, अब्रक, घिया पत्थर, जिप्सम और पेट्रोलियम गैस के जो खनिज है वे बहुतायत में उपलब्ध हैं। तो बच्चों, जो खनन क्रिया होती है उस खनन क्रिया के द्वारा वातावरण यानी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जंगलों की कटाई होती है और जंगलों की कटाई होने के पश्चात खानों की खुदाई का कार्य किया जाता है। खानों की खुदाई के पश्चात जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसके निस्तारण की बहुत बड़ी समस्या होती है। जो श्रमिक वहाँ कार्य करते हैं उनकी स्वास्थ्य की भी चुनौतियाँ होती हैं और ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, भूमि बंजर हो जाती है। इस प्रकार से खनन कार्य से हमें अकूत संपदा तो प्राप्त होती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस प्रकार से जो धूल के कण हैं उनके धूल के कणों से वायु प्रदूषित होती है। जंगलों की कटाई से वन क्षेत्र की कमी हो जाती है और वन क्षेत्र में विचरण करने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें स्थल नहीं मिलता, उनका आश्रय स्थल छिन जाता है। तो वन्य जीवों को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, भूमि बंजर हो जाती है और कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसी प्रकार से खनन कार्य के जो अपशिष्ट हैं उनके निस्तारण की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है और भूसंकलन जैसी समस्या हो जाती है। इसी के साथ जो खनन के श्रमिक हैं यानी खनन कार्य में संलग्न जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य को भी खतरा होता है। तो इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करके जिस प्रकार से जो वनों की कटाई हो रही है उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाना चाहिए और खनन कार्य से जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों की भरपाई करनी चाहिए, उन्हें तुरंत भरवा देना चाहिए और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जो भूमि की उर्वरा क्षमता है वह पुनः प्राप्त हो सके। तो कह सकते हैं कि खनन से जो पर्यावरण क्षति होती है उसके बचाव के लिए हमें जो खनन से बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उन्हें भरना चाहिए, जो खनन का मलबा है उसका निस्तारण करना चाहिए और वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर हमें जो वनों की कटाई की समस्या का सामना करना पड़ता है उसकी भरपाई करनी चाहिए और अवैध खनन को रोकना चाहिए। इस प्रकार से इन उपायों के द्वारा खनन क्रिया से जो प्रदूषण किया जा रहा है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने जल संसाधन और खनिज संसाधन के बारे में जाना कि जो हमारी प्रकृति के अमूल्य संसाधन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वन संसाधन और खाद्य संसाधन के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद,
जय भारत।